वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ पावर सिस्टम प्रोटेक्शन गाइस। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रेट ऑफ राइज ऑफ रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज यानी कि ट्रिपल आरवी। यानी कि ट्रिपल आरवी जिसे आप बोलते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज या न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले ये इंश्योर कर लीजिए कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो, और अगर आपको इसका नोट्स और प्रैक्टिस सेट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखा है, तो वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होता है? तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज क्या होता है। जब हम आर्क को एक्सटिंक्ट कर देते हैं, यानी कि जब आर्क पूरी तरह से बुझ जाती है, उसके बाद एक हाई वोल्टेज जनरेट होता है सर्किट ब्रेकर कांटेक्ट के अक्रॉस, जिसकी वजह से जो आर्क है वो फिर से रीस्ट्राइक करती है, उसे हम बोलते हैं रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। तो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का, अगर हम रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज को वी आर से रिप्रेजेंट करें तो उसका फॉर्मूला हमने क्या डिराइव किया था? ए आर वी 1 कॉस ओमेगा नॉट टी। ये फॉर्मूला है हमारा रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। तो रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का क्या मतलब है कि किस रेट से ये वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है, राइट। यानी कि अगर हम इस वी आर को डिफरेंशिएट कर देते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में, तो हमें हमारा मिल जाएगा ट्रिपल आर वी, यानी कि रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। सो डी वी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। एक्टिव रिकवरी वोल्टेज आपको अच्छे से पता है क्या होता है, माइनस माइनस साइन ओमेगा नॉट टी इंटू ओमेगा नॉट। तो ये हो जाएगा हमारा ए आर वी अपॉन ओमेगा नॉट साइन, सॉरी ओमेगा नॉट मल्टीप्लाई में है ना, ए आर वी साइन ओमेगा नॉट टी होल का मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा नॉट। अब ओमेगा नॉट क्या होता है? ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1/√LC। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा ए आर वी डिवाइडेड बाई √LC साइन टी डिवाइडेड बाई √LC। और इसे हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। ये हमारा रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का फॉर्मूला मिल गया, जिसे आपको याद रखना है। इसको मैं स्टार मार्क कर देता हूं, जिसे आपको याद रखना है। अब एक चीज और मुझे बताइए, अगर आपसे कोई पूछता है कि मैक्सिमम ट्रिपल आरवी क्या होगा, यानी कि मैक्सिमम रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, तो आप क्या बताओगे? अगर साइन टी बाई √LC की जो वैल्यू है वो 1 हो जाए, तो हम बोल सकते हैं हमें ट्रिपल आरवी मैक्सिमम की वैल्यू मिल गई। सो ट्रिपल आरवी मैक्स की जो वैल्यू है वो है एक्टिव रिकवरी वोल्टेज डिवाइडेड बाय √LC। तो क्वेश्चन इससे भी बन सकता है। ARV आपको दिया गया होगा, L और C की वैल्यू दी गई होगी, आपसे मैक्सिमम रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज पूछा जा सकता है, जो आप यहां से बता सकते हो। करेक्ट। अब एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, एवरेज ऑफ रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, यानी कि ट्रिपल आरवी का एवरेज। तो चलिए हम दोनों तरह से करेंगे इसे। ये ट्रिपल आरवी मैक्स है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ट्रिपल आरवी एवरेज। ट्रिपल आरवी एवरेज। तो आप मुझे बताइए, ट्रिपल आरवी की जो वैल्यू है, या इसे इस तरह से देखते हैं, इस तरह से आसान रहेगा आपको समझना। हमने रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का फॉर्मूला क्या देखा था? रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का जो फॉर्मूला है हमने देखा था, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज 1 कॉस ओमेगा नॉट टी। और अगर हम इसको प्लॉट करते हैं
ग्राफिकली। तो कैसे प्लॉट करेंगे बताइए? कुछ इस तरह से। ये मैंने कल बताया था आपको। ये हमारा क्या है, मैक्सिमम जो वैल्यू है, 1 सेकेंड, ये हमारा ग्राफ किसका है, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, जिसको हम वी आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये है इस रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का मैक्सिमम वैल्यू। तो आप मुझे बताइए मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी। सो अगर कॉस ओमेगा नॉट टी की वैल्यू -1 कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ एक्टिव रिकवरी वोल्टेज। यानी कि रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की जो मैक्सिमम वोल्ट वैल्यू होती है वो डबल होती है एक्टिव रिकवरी वोल्टेज की। बट हमें क्या चाहिए, एवरेज ऑफ रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, राइट। तो अब यहां से अगर रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का एवरेज निकालें, वी आर एवरेज, तो हम जानते हैं कॉस की जो एवरेज वैल्यू है वो 0 होती है। तो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की एवरेज वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज, करेक्ट। मतलब 2 ARV का जो हाफ है, यानी कि ARV, ये है ARV, ये क्या है, एवरेज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। हमें क्या चाहिए, रेट ऑफ, मतलब हमें क्या चाहिए, ट्रिपल आरवी का एवरेज, रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का एवरेज। तो अगर हम एवरेज रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज को डिफरेंशिएट कर दें विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डी रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज डिवाइडेड बाय डी टी, तो बताइए मैक्सिमम हमें चेंज रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज में कितना मिल रहा है, 0 से लेके 2 ARV तक, यानी कि 2 ARV डिवाइडेड बाई, और ये जो 2 ARV है वो कितने टाइम पे मिल रहा है, यहां से यहां तक का जो टोटल टाइम पीरियड है वो कितना है, 2 पाई रूट LC। यही तो होता है ना, टाइम फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/2 पाई रूट LC। तो एक टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी का उल्टा कर दीजिए, हमें क्या मिल जाएगा, 2 पाई रूट LC, राइट। तो एक साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो 2 पाई रूट LC है। तो हमें क्या चाहिए, हाफ पे ही हमें मिल रहा है 2 ARV, तो हाफ क्या हो जाना चाहिए, पाई रूट LC, पाई रूट LC। तो यही होता है हमारा रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का एवरेज वैल्यू कितना होता है, 2 टाइम्स ऑफ एक्टिव रिकवरी वोल्टेज डिवाइडेड बाई पाई रूट LC, राइट। तो आई होप यहां तक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। रेट ऑफ राइज ऑफ रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज कुछ भी नहीं है, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज का आपको क्या कर देना है, टाइम के साथ डिफरेंशिएशन, करेक्ट। तो वो आ जाएगा आपका ट्रिपल RB। चलिए अब हम एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे चलने वाले हैं, दैट इज रेजिस्टेंस स्विचिंग। हेडिंग डाल लीजिएगा, रेजिस्टेंस स्विचिंग। रेजिस्टेंस स्विचिंग में क्या होता है कि हम सर्किट ब्रेकर के दोनों कॉन्टेक्ट के अक्रॉस एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। इन रेजिस्टेंस स्विचिंग, what we done is that we connect a resistance
across the contact of सर्किट ब्रेकर। राइट, ध्यान से सुनिएगा, रेजिस्टेंस स्विचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो रेजिस्टेंस स्विचिंग जैसे ही हमने देखा तो हमारे माइंड में तुरंत क्या आया कि हम सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट के अक्रॉस क्या लगा दे रहे हैं, एक रेजिस्टेंस। तो सर्किट हमने कैसा बनाया था, याद करिए। कुछ इस तरह का सर्किट हमने बनाया हुआ था। ये एल है, ये स्ट्रे कैपेसिटेंस है, ये है हमारा सर्किट ब्रेकर। यहाँ पे आया फॉल्ट, और इस सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस हमने लगा दिया एक रेजिस्टेंस जिसको हमने बोला आर। ये ईएमएफ सोर्स है जनरेटर का, ये एल है, ये सी एस, और सी एस ना लिख के सी लिखिए, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि टोटल कैपेसिटेंस क्या है, ब्रेकर का कैपेसिटेंस प्लस स्ट्रे कैपेसिटेंस, और ये दोनों पैरेलल में है, तो कंबाइंड जो कैपेसिटेंस होगा वो सी लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब आर्क एक्सटिंक्ट हो रही है, जब आर्क, हमने क्या किया, रेजिस्टेंस स्विचिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो परफॉर्म करने के लिए हमने एक रेजिस्टेंस आर को इस सर्किट ब्रेकर के पैरेलल में लगा दिया या अक्रॉस में कनेक्ट कर दिया। बट इससे डिसएडवांटेज क्या हो रहा है कि जब आर्क बुझ गई, सर्किट ब्रेकर का कॉन्टेक्ट ओपन हो गया, तो पूरी की पूरी करंट आर से ट्रांसफर हो जाएगी। यहां से करंट आई आई, सी से करंट चली गई IC, और जो बची हुई करंट है वो कहां से फ्लो होना शुरू हो गई, यहां से IR से। तो क्या हुआ, सर्किट ब्रेकर हमारे सिस्टम से ही हट गया। इसका मतलब जब भी फॉल्ट आएगा तो सर्किट ब्रेकर अब परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि सर्किट ब्रेकर शॉर्ट हो चुका है, सिस्टम से हट चुका है। तो इसको ओवरकम करने के लिए रेजिस्टेंस के साथ सीरीज में हम क्या लगाते हैं, एक स्फेयर गैप। देखिए, ये एक स्फेयर गैप, फिर हमने लगाया एक रेजिस्टेंस, ये है रेजिस्टेंस आर। तो मान लेते हैं कि नॉर्मल कंडीशन में जब सर्किट ब्रेकर से करंट फ्लो हो रही है, नॉर्मल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, जब हमारा फॉल्ट नहीं आया हुआ है, सर्किट ब्रेकर के क्रॉस करंट जब फ्लो कर रही है तो उसके क्रॉस का वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0। अब ये जो स्फीयर गैप है ये सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस क्या है, पैरेलल में, वोल्टेज एक दोनों के अक्रॉस पैरेलल में सेम होगा। सर्किट ब्रेकर से करंट फ्लो हो रही है, मतलब वोल्टेज 0। तो इस एयर गैप के अक्रॉस भी वोल्टेज 0, तो एयर गैप आयोनाइज नहीं हो पाएगा। तो ये रेजिस्टेंस नॉर्मल कंडीशन में क्या करेगा, एज अ ओपन सर्किट एक्ट करेगा, मतलब हमारा जो सर्किट ब्रेकर है वो नॉर्मल कंडीशन में सर्किट में लगा रहेगा। करेक्ट। चलिए, यहां तक आई होप आपको समझ में आया। अब हमने ये रेजिस्टेंस स्विचिंग यूज क्यों की है, एक बार आसान भाषा में समझिए कि हमें क्या करना है, इस सर्किट ब्रेकर जब भी फॉल्ट आए तो इस सर्किट ब्रेकर को ओपन करना है। बट प्रॉब्लम क्या होती है, आर्क, एक आर्क जनरेट हो जाती है जिसकी वजह से हमारा सर्किट ब्रेकर जल्दी से ओपन नहीं हो पाता, और हमारा हेल्दी पार्ट और फॉल्टी पार्ट तुरंत अलग नहीं हो पाते, राइट। तो इसके लिए हमने एक रेजिस्टेंस और ये स्फेयर गैप लगाया है। क्यों, क्योंकि जैसे ही फॉल्ट आया, तो या ऐसे समझिए कि जैसे ही हमने सर्किट ब्रेकर के आर्क को इंटरप्ट किया, एक हाई वोल्टेज जनरेट हो जाता है सर्किट ब्रेकर कॉन्टेक्ट के अक्रॉस। तो अब वोल्टेज तो सेम होता है, तो वही हाई वोल्टेज इस स्फेयर गैप के अक्रॉस भी जनरेट हो जाएगा, जिसकी वजह से एयर गैप, स्फेयर मतलब जो स्फेयर गैप है उसके बीच की एयर कंडक्ट करने लग जाएगी और ये शॉर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से सर्किट ब्रेकर हमारा सिस्टम से अलग हो जाएगा। और यही तो हम चाहते थे कि उस पर्टिकुलर फॉल्ट की कंडीशन में
जो हमारा सर्किट है वो अलग हो जाए, और जितना भी हाई पावर है वो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या होगा, डिसिपेट हो जाएगा। करेक्ट। तो अब हम इसे सर्किट के फॉर्म में समझते हैं। अब देखिएगा, रेजिस्टेंस स्विचिंग का एक्चुअल जो मतलब है डेरिवेशन के फॉर्म में हम समझते हैं। ये L, ये हमने C बना दिया। C यानी कि दोनों का कंबाइंड कैपेसिटेंस, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। और ये है स्मॉल r, ये यहां से करंट जा रही है I, ये है इंडक्टर L, कैपेसिटेंस C, रेजिस्टेंस R। तो मान लेते हैं यहां से करंट चली गई IC, यहां से करंट चली गई IR। यहाँ पे जो C है वो दो कैपेसिटेंस का सम है, स्ट्रे कैपेसिटेंस प्लस ब्रेकर कैपेसिटेंस, याद रखिएगा। तो अगर हम इस नोड पे KCL लगा दें तो क्या मिलेगा हमें, I इज इक्वल टू IC प्लस IR, या I इज इक्वल टू IC क्या है, कैपेसिटर के क्रॉस करंट, और कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज मान लेते हैं हम VC। तो IC इज इक्वल टू C dVC बाई dt प्लस IR क्या हो जाएगा, VC बाई R। इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे लगा देते हैं हम KVL। तो क्या मिलेगा हमें, VT, मतलब ये टर्मिनल, ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको हमने VT मान लिया। इंडक्टर के क्रॉस का वोल्टेज क्या हो जाएगा, L di बाई dt। कैपेसिटर के क्रॉस का वोल्टेज है VC। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब आप एक काम करिए, I की वैल्यू को पुट कर दीजिए यहाँ पे। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, पुट द वैल्यू ऑफ I इन इक्वेशन सेकेंड। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो VT की वैल्यू क्या हो जाएगी, L d बाई dt C dVC बाई dt प्लस VC बाई R प्लस VC। इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, तो VT इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा LC d2VC बाई dt स्क्वायर प्लस L बाई R dVC बाई dt प्लस VC। करेक्ट। अब यहां से LC को कॉमन ले लेते हैं और डेरिवेटिव को हम D के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं। सो VT इज इक्वल टू, हमें क्या मिल जाएगा, इसको LC साइड ले आते हैं, LC को कॉमन लेके, तो ये हमें मिल जाएगा d2VC बाई dt स्क्वायर प्लस 1 बाई RC dVC बाई dt प्लस VC डिवाइडेड बाई LC। करेक्ट। तो डिफरेंशिएशन को हम D मान लेते हैं। तो जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगा हमें, डी स्क्वायर प्लस 1 बाई आर सी इंटू डी प्लस 1 बाई एल सी वी सी इज इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो जो डी की वैल्यू है वो हमें कितनी मिल जाएगी, माइनस 1 बाई 2RC प्लस माइनस अंडर रूट 1 बाई 2RC का स्क्वायर माइनस 1 बाई LC। ये हमारी क्या मिल गई हमें, हमारी मिल गई कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये मिल गई हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब मुझे बताइए, अंडरडैम्प्ड सिस्टम के लिए, अंडरडैम्प्ड सिस्टम के लिए हम क्या बोलते हैं कि ये वाला जो टर्म है
ये इमेजिनरी होना चाहिए, सेकेंड टर्म इमेजिनरी होना चाहिए। तो अगर सेकेंड टर्म को हम इमेजिनरी बनाना चाहते हैं तो 1/LC की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए 1/2RC के स्क्वायर से, करेक्ट। तो फॉर अंडर डैम्ड सिस्टम, ये कंट्रोल में आपने पढ़ा होगा, फॉर अंडर डैम्ड सिस्टम 1/LC की जो वैल्यू है 1/2RC² से बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब अगर हम यहाँ से स्मॉल r की वैल्यू निकालें तो स्मॉल r मस्ट बी ग्रेटर देन 1/2√LC फॉर अंडर डैम्ड सिस्टम, फॉर अंडर डैम्ड सिस्टम। तो इस अंडर डैम्ड सिस्टम का क्या मतलब है, देखिए ये हमारा क्या है, एक्चुअल वोल्टेज जिसकी फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज, राइट। और हम अपने आर्क को इंटरप्ट कर रहे हैं, मान लीजिए यहां पे। तो कल अभी हमने क्या देखा कि जो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज है उसका फॉर्मूला क्या है, एक्टिव रिकवरी वोल्टेज 1 माइनस कॉस ओमेगा नॉट टी। इसकी डैम्पिंग आप बता सकते हो कितनी है, इसकी डैम्पिंग है क्रिटिकली डैम्प्ड, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस का कोई टर्म नहीं है। डैम्पिंग तब तक आपको देखने को नहीं मिलेगी जब तक रेजिस्टेंस वाला टर्म ना आए। मतलब ये जो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज है ये कभी खत्म नहीं होगा इस कंडीशन में। बट यहाँ पे रेजिस्टेंस स्विचिंग में हमने क्या किया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया जिसकी वजह से जो सिस्टम है हमारा वो अंडर डैम्प्ड हो गया। तो जैसे ही हमने करंट को इंटरप्ट किया, सबसे पहले जो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज है वो अपने मैक्सिमम वैल्यू पे गया, फिर धीरे धीरे ये अपने इस एक्चुअल वोल्टेज को फॉलो करने लग जाएगा, मैक्सिमम यहां तक तो जाएगा। फिर हमारा जो सिस्टम है वो कैसा है, अंडर डैम्प्ड है। मतलब ये जो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज है वो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी वोल्टेज को फॉलो करने लग जाएगा, यानी कि ये धीरे धीरे रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ है जिसकी वजह से जो सिस्टम है वो अंडर डैम्प्ड आ रहा है। जब हमने रेजिस्टेंस नहीं लगाया था तो आप देख सकते हैं जो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज है वो ऑसिलेट करता जा रहा है, ऑसिलेट करता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, जिसकी वजह से हमारा जो आर्क है वो फिर से रीस्ट्राइक कर सकता है। बट यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाने की वजह से क्या हुआ, जो रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज है वो धीरे धीरे कम होता गया और बाद में डैम्प्ड आउट हो गया। फिर हमें हमारा ओरिजिनल वोल्टेज मिल गया जो कि सफिशिएंट नहीं था आर्क को रीस्ट्राइक करने के लिए। तो इस तरह हम आर्क को रीस्ट्राइक कर सकते हैं, करेक्ट। अब अगर हम क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम चाहते हैं, अगर हम क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम चाहते हैं तो आर को किसके बराबर करना पड़ेगा। क्रिटिकली डैम्प्ड सिस्टम में क्या होता है, हमारे पास सिर्फ रियल पार्ट होता है, मतलब इमेजिनरी पार्ट को जीरो करना पड़ेगा। और अगर इमेजिनरी पार्ट को हम जीरो करते हैं तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर की वैल्यू हो जाएगी आर इक्वल टू 1/2√LC। फॉर ओवर डैम्प्ड सिंपल हो जाएगा, R इज लेस देन ½ √L/C।
राइट। ओवर डैम्ड सिस्टम का मतलब क्या होता है, जो सिस्टम है वो बहुत ही स्लोली डैम्ड होगा। ये सब आपने कंट्रोल में पढ़ा हुआ है। तो रेजिस्टेंस स्विचिंग का यही मतलब है कि हम रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज को डैम्प्ड कर रहे हैं। करेक्ट। और अगर हम चाहते हैं करंट चॉपिंग को पढ़ना, तो वो दोस्तों हमारा है नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूं कि करंट चॉपिंग क्या होती है। आप लोगों को किसी भी पार्ट में कोई भी अगर डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या आप लोग मुझसे जुड़े हुए हो टेलीग्राम ग्रुप में, तो वहां पे कमेंट में कमेंट करके बताइए। मैं एक प्ले लिस्ट बना दूंगा अलग से, जहाँ पे सिर्फ आपके डाउट सॉल्व होंगे। राइट। एक वीडियोस मैं डेली डाल दिया करूंगा, जिसको भी जो भी डाउट होगा तो वहां से आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। चलिए देखते हैं करंट चॉपिंग क्या होता है। तो हेडिंग डाल लीजिएगा, करंट चॉपिंग फिनोमिना। करंट चॉपिंग फिनोमिना क्या होता है, तो देखते हैं। पहला लाइन लिखिएगा, करंट चॉपिंग फिनोमिना इज एनकाउंटर्ड इन सर्किट ब्रेकर, या वी कैन सी करंट चॉपिंग phenomena in circuit breaker when we interrupt the arc before current zero। जब हम करंट जीरो से पहले ही आर्क को इंटरप्ट करना चाहें, उस दौरान जो फिनोमिना हमें देखने को मिलता है उसे बोला जाता है करंट चॉपिंग फिनोमिना। तो अब एक चीज मुझे बताइएगा जल्दी से, कि वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर, टोटल वोल्टेज सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस कितना होता है, ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था। ट्रांजिएंट वोल्टेज प्लस प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज। तो वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर इज इक्वल टू ट्रांजिएंट वोल्टेज। ट्रांजिएंट वोल्टेज ही हमारा क्या होता है दोस्तों, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज प्लस प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, आई रूट एल अपॉन सी। हम क्या चाहते हैं कि हम अपने करंट को कहां पे इंटरप्ट करें, जहां पे करंट की वैल्यू जीरो है। अगर हम अपनी आर्क को वहां पे इंटरप्ट करते हैं जहां पे करंट की वैल्यू जीरो आती है, तो ये प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से टोटल वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और ये वोल्टेज उतना सफिशियंट नहीं होगा ज्यादातर केस में कि आर्क फिर से रीस्ट्राइक करे। बट एक चीज मुझे बताइए, क्या एग्जैक्ट करंट आई इज इक्वल टू जीरो पे आर्क को इंटरप्ट करना पॉसिबल है? प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है कि आप एग्जैक्ट आई इज इक्वल टू जीरो पे आर्क को इंटरप्ट करो। तो हम क्या करते हैं, आई इज इक्वल टू जीरो से ठीक पहले ही आर्क को इंटरप्ट करना चालू कर देते हैं। राइट, देखते हैं कैसे। ये तो आइडियल बात हो गई ना कि आई इज इक्वल टू एग्जैक्ट जीरो पे आप करंट को इंटरप्ट करो, बट वह वो प्रैक्टिकली पॉसिबल हो नहीं पाता है। चलिए अब हम देखते हैं करंट चॉपिंग का फिनोमिना। सबसे पहले हम बना लेते हैं करंट
ये हमारी है करंट। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसे करंट लिख देते हैं, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इस करंट को यहाँ पे चॉप कर दो इस करंट जीरो पे या इस करंट जीरो पे। बट मैंने आपको बताया है कि प्रैक्टिकली ये नियरली इम्पॉसिबल है कि आप इस पॉइंट पे ही जीरो करो, राइट, क्योंकि ये बहुत कम समय के लिए आता है। तो मान लेते हैं कि जीरो करंट से पहले ही हम करंट को चॉप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मान लेते हैं करंट यहां तक आई और हमने करंट को इस पॉइंट पे चॉप कर दिया। करंट को चॉप कर दिया का मतलब करंट को जीरो कर दिया। तो करंट ऑटोमेटिकली क्या हो गई, जीरो। करेक्ट। अब करंट जीरो हो गई तो इस कंडीशन में हमारा सर्किट ब्रेकर का वोल्टेज कितना हुआ वो देखते हैं। VCB। अब मुझे बताइए क्या VCB इक्वेशन फर्स्ट जो है वो कभी जीरो हो सकता है? ये करंट पे डिपेंड ही नहीं कर रहा आई पे। अगर आई को आप जीरो भी कर देते हो तो आपका बचेगा क्या, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। तो यहाँ पे हमारा है रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। बट हम करंट को अपने चॉप कर रहे हैं कहाँ पे, यहाँ पे, जब करंट की वैल्यू जीरो नहीं है। जब करंट की वैल्यू जीरो नहीं है इसका मतलब वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर अचानक से क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये बढ़ गया, कुछ देर तक करंट को हम जीरो रख पाते हैं, बट बाद में आर्क फिर क्या करती है, रीस्ट्राइक करती है, क्योंकि ये जो वोल्टेज है सर्किट ब्रेकर के अक्रॉस ये बहुत ज्यादा हो चुका है। वोल्टेज अगर बहुत ज्यादा हो चुका है, ये कॉन्सेप्ट कभी मत भूलिएगा, वोल्टेज अगर बहुत ज़्यादा हो गया है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हो गई है और एयर क्या हो जाएगी सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट के बीच, आयोनाइज। और जैसे ही आयोनाइज होती है आर्क फिर से रीस्ट्राइक करती है, और जब आर्क फिर से रीस्ट्राइक करेगी मतलब करंट फिर से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा अपने एक्चुअल पोजीशन पे। तो अब हम मान लेते हैं कि आर्क को फिर से इंटरप्ट करते हैं इस पोजीशन पे, तो करंट फिर से जीरो हो गई। तो अब मुझे बताइएगा जब करंट हम आर्क को यहाँ पे फिर से इंटरप्ट कर रहे हैं, अब की बार जो करंट है उसकी वैल्यू कम है। जिस करंट पे हम आर्क को इंटरप्ट कर रहे हैं उस करंट की वैल्यू कम है, मतलब वोल्टेज अक्रॉस सर्किट ब्रेकर भी क्या होगा, पहले से कम होगा। करेक्ट। अब ये हमारा सर्किट ब्रेकर है, सर्किट ब्रेकर के क्रॉस का वोल्टेज है। मान लीजिए यहां पे भी आर्क फिर से रीस्ट्राइक कर गई क्योंकि वोल्टेज फिर भी ज्यादा है, तो क्या होगा, करंट हमारी कुछ देर बाद फिर से वापस आ जाएगी। फिर से हम इसे चॉप कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। तो अब जाके जो करंट की वैल्यू है वो बहुत कम हुई है, तो सर्किट ब्रेकर के क्रॉस का वोल्टेज भी क्या है, काफी कम हो गया है। तो हो सकता है आर्क रीस्ट्राइक ना हो। करेक्ट। तो इस पोजीशन पे फिर से हम रीगेन कर सकते हैं अपना रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। ये हमारा कौन सा है, रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। अच्छा ये बताइए हम आइडियली आर्क को इंटरप्ट कहाँ पे करने वाले हैं। आइडियली हम आर्क को यहाँ पे इंटरप्ट करने वाले थे या यहाँ पे इंटरप्ट करने वाले थे, बट मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकली यहाँ पे आप लिख लीजिए आइडियल आर्क इंटरप्शन पॉइंट, बट प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल है। तो हम क्या करते हैं, इस जीरो पॉइंट से पहले ही करंट को चॉप करना स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि करंट को जीरो करना स्टार्ट कर देते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने करंट को जीरो किया तो करंट इस पर्टिकुलर पोजीशन पे बहुत ज्यादा थी,
तो प्रोस्पेक्टिव वोल्टेज बहुत ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से सर्किट ब्रेकर का वोल्टेज बहुत ज़्यादा हुआ, जिसकी वजह से आर्क फिर से रिस्ट्राइक कर गई कुछ देर बाद। तो ज़ीरो होने के कुछ देर बाद ही आर्क अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। फिर हम इस आर्क को इंटरप्ट करेंगे, तो अब करंट की वैल्यू कुछ कम है, तो सर्किट ब्रेकर के क्रॉस का वोल्टेज भी क्या होगा, कुछ कम होगा। धीरे धीरे हम इसे रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज पे ले आएंगे, और रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज के केस में जो आर्क है वो ज़्यादा आसान होती है इंटरप्ट करना, राइट, क्योंकि वोल्टेज अगर कम है तो E की वैल्यू कम होगी और एयर में जो आयोनाइज्ड पार्टिकल होंगे वो भी कम होंगे। तो इस तरह से हम आर्क को इंटरप्ट करते हैं। अब एक चीज़ मुझे बताइएगा, इसका नाम करंट चॉपिंग क्यों रखा गया है? तो आप देख सकते हो जैसे सब्जी काटते हैं उस तरह से ये जो आर्क है वो बीच बीच में कटी हुई दिख रही है, हाँ? इसलिए इसे हम बोलते हैं करंट चॉपिंग, करंट को हम चॉप कर रहे हैं। तो ये फिनोमिना होता है करंट चॉपिंग का। तो दो क्वेश्चन इससे बहुत पूछे जाते हैं। करंट चॉपिंग हमेशा हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, रेजिस्टेंस स्विचिंग में। रेजिस्टेंस स्विचिंग क्या होता है ये हमने अभी अभी पढ़ा। और ये किस सर्किट ब्रेकर में ज्यादा देखने को मिलता है, तो ये एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। करंट चॉपिंग का फिनोमिना कहाँ पे यूज करते हैं, ये एमसीक्यूज में बहुत बार आता है। एमसीक्यूज में ये बहुत बार आता है करंट चॉपिंग का फिनोमिना। ये होता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर में, क्योंकि जब हम एयर को ब्लास्ट करते हैं तो करंट का जो जीरो पॉइंट है वो स्थिर नहीं रह पाता है, जिसकी वजह से ये फिनोमिना हमें देखने को मिलता है। तो ये आप याद रखिएगा। अगर इसमें कुछ भी डाउट आता है तो आप मुझे पूछिए, इस पे मैं नेक्स्ट वीडियो आपके डाउट पे बना दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच।